नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका शहर आपका रिपोर्टर। आज इसी वक्त आपके शहर, आपके प्रदेश, आपके क्षेत्र की हर वो खबर दिखाएंगे विस्तार से। तो चलिए इसी बीच दिल्ली में चलते हैं। दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो उन्होंने आपसे गठबंधन को लेकर 6 दिन पहले यानी 28 अप्रैल को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और लवली के साथ नीरज बसोया, राजकुमार चौहान, नसीब सिंह और अमित मलिक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि हमारे साथ लंबा काफिला है जो बीजेपी में आकर दिल्ली और देश की लड़ाई लड़ेगा। तो ये बड़ी खबर है आज की, क्योंकि अब अरविंदर सिंह लवली ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो आप ये 2 तस्वीरें देख लीजिए, जिसमें पहली तस्वीर में कांग्रेस का हाथ उन्होंने छोड़ा था 28 अप्रैल 2024 की तस्वीर है और दूसरी तरफ आज आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी से इनका नाता जुड़ गया है। तो आज अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल हो गए। तो इसलिए हम तमाम साथियों ने, और हम केवल आज हम ये 5 साथी नहीं है, एक लंबा काफिला है जिन्होंने ये तय किया है। आने वाले समय में आप देखोगे कि नरेंद्र मोदी जी, नड्डा जी, अमित शाह जी का धन्यवाद करते हुए हम निश्चित रूप से दिल्ली के लोगों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में रह के मजबूती के साथ जो है हम लोग लड़ेंगे। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी अमृत तिवारी से। अमृत जी, आज अरविंदर सिंह लवली बीजेपी का दामन थाम लिए हैं। कयास बने हुए थे जब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, तभी कुछ लोग दावा कर रहे थे कि अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। तो आज वो बीजेपी का दामन थाम लिए हैं, इसके बाद क्या होगा? जी देखिए, जैसे ही अरविंदर सिंह लवली ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, तभी से कयास लग रहे थे कि वो ऐसा नहीं है कि खाली बैठेंगे, ज़रूर कोई ना कोई उनका अगला पॉलिटिकल मूव होगा और चांसेस यही थे कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ये पहली मर्तबा नहीं था जब वो बीजेपी में शामिल हुए। 2017 में भी अरविंदर सिंह लवली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन 6-7 महीने बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ा और फिर दोबारा कांग्रेस में चले गए थे। आपको बता दें कि अरविंदर सिंह लवली उन नेताओं में शामिल है दिल्ली कांग्रेस के जिन्होंने कांग्रेस के एक बड़ा वक्त दिया था और एक जमीनी स्तर से कार्यकर्ता से लेकर के बड़े मंत्री पद तक जो उन्होंने यहाँ पे रहे थे, शिक्षा मंत्री रहे, परिवहन मंत्री रहे और बड़े ही दिल्ली के जो डायनेमिक्स थी शीला दीक्षित सरकार में, उसको चेंज करने में अहम भूमिका रही थी, जिसमें से ब्लू लाइन बसें हटानी हो, लो फ्लोर बसें दिल्ली में चलानी हो, इसमें उनकी अहम भूमिका थी। तो अरविंदर सिंह लवली जो है अपनी जो एक जो पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर जो है एक बड़े रोल की तलाश में रह रहे थे। उन्हें आपको बता दें पिछले साल ही इनको कांग्रेस ने अध्यक्ष बनाया था दिल्ली का और इसी रोल के मद्देनजर वो इसमें पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर आश्वस्त भी हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे पेच फंसा एक चीज़ को लेकर के, जब लोकसभा चुनाव आया और उसमें किस तरह से संगठन को आगे बढ़ाया जाए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हो या न हो, इसको लेकर बड़ी खींचतान रही। जो 2 मेजर बातें रही उसमें है कि दीपक बाबरिया जो कि यहाँ के पर्यवेक्षक है कांग्रेस की तरफ से, उनसे इनका टकराव बढ़ा और वहां से बात फिसल गई कि अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उन्होंने जो मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी थी उसमें साफ साफ कहा था कि उन्हें सही तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, संगठन में ये मन नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के साथ सरकार एक तरह से चुनाव लड़ा जाए। बावजूद इसके उन्होंने इसका समर्थन किया और एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई, जिसके चलते कार्यकर्ता भी नाराज हैं। दूसरा जो इसमें डेंट पड़ा वो ये पड़ा कि जैसे ही टिकट अगर कहा जाए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार को दिया गया और उदित राज को, 2 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको लेकर के काफ़ी एक तरह से नाराजगी बढ़ गई और अरविंदर सिंह लवली ने अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्होंने तंज भी कसा था कि जितनी तेजी से इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने काम किया, उनको इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बहरहाल और चीज़ों में भी तेजी दिखाए तो बेहतर होगा। जी अमृत जी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो वहीं पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। तो एक गुट होगा राहुल गांधी का और दूसरा धड़ा होगा प्रियंका वाड्रा का, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। तो ये ज्वालामुखी 4 जून को फूटेगा। प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल को रायबरेली नहीं बल्कि रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में ज्यादा है।
लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। तो वहीं दरभंगा के राज मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी हैं। तो एक शहजादे ने देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को जागीर समझा है। इन दोनों शहजादे का रिपोर्ट कार्ड एक ही है और कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, बिहार के खजाने को लूटा जाता था, बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी, नौकरी के लिए जमीन लिखवा ली जाती थी। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रही है। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। याद कीजिए कैसे बिहार में अपहरण उद्योग चलता था, कैसे बड़े बड़े घोटालों से बिहार के खजाने को लूटा जाता था, कैसे शाम होते ही हमारी बहन बेटियां घर से निकलने में डरती थी। आज नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए दिन रात काम कर रहा है। तो वहीं राहुल गांधी को शहजादा कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को शहंशाह कहकर दिया। गुजरात में बनासकांठा लोकसभा सीट के लिए आदिवासी क्षेत्र लाखड़ी में रैली के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी मेरे भाई को शहजादा कहते हैं, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। प्रियंका ने कहा कि यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। तो मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ है, साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं होता। तो वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे? तो मोदी ने भी झारखंड के पलामू में इस पर जवाब देते हुए कहा कि मेरे पास ना तो घर है ना साइकिल है, ये लोग अपने बच्चों के लिए जमा कर रहे हैं, मेरे पीछे सिर्फ आप हैं और आप ही मेरे वारिस हैं। शहजादा बोलते हैं, मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। मैं आज भी पद, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, इन सबसे दूर वैसा ही हूं जैसा आपने मुझे यहां भेजा था। मोदी मौज नहीं, मिशन के लिए पैदा हुआ है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेव सट्टा ऐप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे से 26 सटोरियों को गिरफ्तार किया। ये सभी आरोपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये सभी पुणे में बैठकर महादेव सट्टा ऐप, रेड्डी 67 और लेजर 10 आईडी पैनल से आईपीएल में सट्टा लगा रहे थे।
तो इसके अलावा पुलिस दूसरे सटोरियों की तलाश भी कर रही है। सटोरियों के कब्जे से 11 लैपटॉप, 98 मोबाइल फोन, 1 कैलकुलेटर, 2 वाईफाई, 3 रजिस्टर, 30 पासबुक, 9 चेकबुक, 81 एटीएम और 50 सिम कार्ड जब्त किया गया है। तो सटोरियों से जब्त लैपटॉप और मोबाइल में करीब 30 करोड़ रुपए से अधिक के लेन देन की जानकारी पुलिस के हाथ लगी है। अब तक आईपीएल पर जुड़े कुल 34 सटोरिये गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि इसमें कई आरोपी दुबई से ट्रेनिंग लेकर आए थे और यहां पर ट्रेनिंग देने के साथ साथ वे सट्टा संचालन कर रहे थे। पुलिस के पूछताछ करने पर आरोपियों ने सट्टेबाजी की बात कबूल की और इसके साथ ही रायपुर का पुराना हिस्ट्री शीटर पप्पू जेठवानी के शामिल होने की भी बात सामने आई है। ये वही सारे लोग हैं जो पहले जुआ खेलते थे, जगह जगह पर्ची कटती थी तो शहरों में हर जगह होता था। बाद में इनको एवेन्यूज़ मिला कि उसमें पैसा कम है, तो ऑनलाइन जो आज मोबाइल सबके पास है तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू गेट एडेड, मतलब हर कोई आराम से जुड़ जाता है। लोगों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई हो तो आपको मैंने बताया कि 120B लगाते हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी लगाते हैं, 420 लगा रहा है, भारतीय तार अधिनियम की धारा लगा रहे हैं, IT एक्ट की धाराएं लगा रहे हैं। ये इसी तरह के लोगों को कंट्रोल करने के लिए हम लोग लगा रहे हैं। महादेव सट्टा ऐप सहित कई सट्टा ऐप को लेकर रायपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी मिली है और कुल 26 आरोपियों को इस पर गिरफ्तार किया गया है। तमाम आरोपी आप देख सकते हैं। इन लोग जो है वो 23 यहाँ के स्थानीय बताए जा रहे हैं। इसके अलावा 2 आरोपी जो है वो MP के बताए जा रहे हैं। इसके अलावा एक आरोपी जो है वो पुणे यानी कि महाराष्ट्र का रहने वाला है और ये तमाम लोग पुणे के 2 फ्लैट पर इस तमाम तरीके से सट्टा ऐप को संचालित कर रहे हैं। तस्वीरों पर आप देख सकते हैं इसमें 23 लोग जो बिलासपुर, रायपुर, बलरामपुर सहित जो अन्य ज़िले हैं वहाँ पर से जो है वो तमाम तरीके से यहाँ पर जो ऐप है उसका संचालन कर रहे थे और कई इनमें ऐसे आरोपी हैं जिनका सीधा तार दुबई से जुड़ा हुआ है। दुबई से ये ऑपरेट भी करते थे, दुबई से जानकारी जो आती थी उसके आधार पर ये ऑपरेट करते थे और कुल इनके कब्जे से 24 लाख रुपए के जो लेज़र है वो जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जो सामग्री है वो जब्त की गई है। इसके अलावा 30 लाख रुपए के लेज़र जब्त किए गए हैं। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। इसको देख अलावा और तस्वीर देखिए आप कि मुख्य जो है वो मुख्य ये 3 बताए जा रहे हैं। ये तीनों टी-शर्ट में आपको जो सामने दिख रहे हैं ये तीनों लोग जो है वो मुख्य बताए जा रहे हैं। दोनों फ्लैट में, पुणे के 2 फ्लैट में इन तमाम लोगों को से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। तो ACCU और रायपुर पुलिस की ये कार्रवाई है और उसके आधार पर ये जो काम है वो किया जा रहा है। इसके अलावा रायपुर में इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल अब तक अगर सट्टा ऐप मामले पे, IPL के बैटिंग मामले पे बात की जाए तो 32 लोग से ज्यादा को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ रोहित मिश्रा, स्टार न्यूज़ रायपुर। तो रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर पूर्व IAS अनिल टुटेजा की रिमांड बढ़ा दी गई है। तो शराब घोटाला मामले में इनकी रिमांड बढ़ाई गई। 6 मई तक ED की रिमांड में अनिल टुटेजा रहेंगे। तो रिमांड खत्म होने पर ED ने स्पेशल कोर्ट में इन्हें पेश किया था। तो एक बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि रायपुर से अब इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है कि अनिल टुटेजा की रिमांड बढ़ा दी गई है। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानेंगे हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा से। रोहित, ये बड़ी अपडेट है कि IAS अनिल टुटेजा, पूर्व IAS अनिल टुटेजा की रिमांड बढ़ा दी गई। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था और अब 6 मई तक इनकी रिमांड बढ़ाई गई है। रोहित, बिल्कुल देखिए, टुटेजा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और एक बार फिर से वो 2 दिन ED के हिरासत पे रहने वाले हैं। इससे पूर्व में वो 6 दिन की हिरासत पे ED के में थे। अब 2 दिन की रिमांड जो है वो बढ़ा दी गई है। इस 2 दिनों के दौरान पर फिर से एक बार पूछताछ की जाएगी और पूछताछ करने के साथ में जो जानकारी समझ में आ रही है, जानकारी निकल के आ रही है, उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। कथित शराब घोटाला मामला है, 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले मामले को लेकर लगातार टुटेजा की मुश्किलें बढ़ रही है। इसके अलावा अनवर डेवर की बात करें तो उन पर भी शिकंजा दिख रहा है और कल ही ED ने बड़ी संख्या में संपत्ति भी जब्त की थी। 205 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जो है वो जब्त की गई थी। इसके अलावा एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें अधिकारी, कर्मचारी, राजनेताओं का नाम शामिल है। वो तमाम लोगों को भी जल्द ही ED तलब कर सकती है, उनसे भी पूछताछ कर सकती है। तो कुल मिलाकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। 2 दिनों की रिमांड पे अब कई जानकारी जो है वो ED एकत्रित करने का प्रयास करेगी और पूछताछ का क्रम आगे बढ़ेगा। जी रोहित, हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं रायपुर के धरसीवा, जहां पर CM विष्णुदेव साय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विश्व गुरु बनाना है, 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है। ये 10 साल में मोदी जी
आर्थिक रूप से हमारे देश ला 11वें से 5वें स्थान में ला के खड़ा कर दी ने और आने वाला 5 साल में तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाना है। तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक ताकत, और ये काम ला कौन कर सकत है? नरेंद्र मोदी ही कर सकत है। इसलिए तीसरा बार प्रधानमंत्री बनाना बहुत आवश्यक है। आज हमारे रायपुर क्षेत्र के प्रत्याशी बृजमोहन भैया हैं, अपराजय योद्धा, 8 बार के विधायक, सबके सुख दुख के साथी। पिछले विधानसभा के चुनाव में 68,000 से जीते रही ना, सबसे ज्यादा से जीते रही। तो वो सबके सुख दुख के साथी आप बन के रायपुर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। ओमनला जिताना है आने वाला 7 तारीख के। आप सबके आशीर्वाद ओमनला मिले और आप मन 1 लाख से जिता के संकल्प कर चुके हो ना, ये धरसीमा विधानसभा से ये पक्का हो ही। चला, बहुत बहुत आप मनला धन्यवाद। और ये समय ये ठगरा लबरा कांग्रेसिया मनला एकदम से सबक सिखाना है। विधानसभा के चुनाव में जैसे सबक सिखाया है ना, उसने लोकसभा में एक भी सीट मनला देना नहीं है कि देना है? एकोठन निधन, हाँ, पूरा 11 कर 11 सीट भारतीय जनता पार्टी ला जिता के देना है ना। आज मन कोई बात नहीं है जनता के सामने में जाके कहे लायक, तो खाली गलत फहमी पैदा करत हैं। ये मला पता चलत है कि मोदी जी 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं कि 400 सांसद इनके हो जाएंगे तो ये देश का संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। मोदी जी बोल चुकी है कि ये संविधान खत्म होगा ना आरक्षण खत्म होगा। 4 कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे प्रधानमंत्री दे चुकी हैं और बोल चुकी हैं कि संविधान खत्म नहीं होगा। तो आपने सीएम विष्णुदेव साय को सुना। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सुकमा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सुकमा में नक्सल विरोधी अभियान जारी है। तो भीषण गर्मी में जवान चला रहे हैं नक्सल विरोधी अभियान। तो नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों पर जवानों की दबिश और साथ ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों की 3 बार मुठभेड़ हुई है। तो सुरक्षा बलों ने 25 किलोमीटर तक पैदल चलकर यह ऑपरेशन किया और भारी मात्रा में नक्सलियों के हथियार और विस्फोटक बरामद किए। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सुकमा से मिली है, जहां पर भीषण गर्मी में जवान नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं। तो आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जवान नक्सल विरोधी अभियान चला रहे हैं और कई हथियार बरामद किए गए। संजय, पिछले कुछ दिनों से जवानों के हौसले बुलंद हैं। वो लगातार नक्सलियों की पूर्व इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं और इसी कड़ी में आज जवान जिस रायगुड़म और चिन्नावुटकेर इलाके में गए थे, ये इलाका पिछले 4 दशकों से नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ बना हुआ था। मैंने इलाकों में जा चुका हूं, मैंने इलाकों में देखा है कि पूरा इलाका जो है, यहाँ नक्सली अपनी पैरेलल सरकार चलाते हैं, लेकिन अब ऐसे इलाकों में भी जवान जा रहे हैं और वहां पर सबसे खास बात जो है, एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद बिना किसी नुकसान के वापिस आ रहे हैं। और ऐसा पिछले 4 महीनों में हम लगातार होता देख रहे हैं। इससे पहले चाहे 16 अप्रैल की घटना की बात करें, जब 29 नक्सली मारे गए थे, तो ये लगातार जो है जवानों को नक्सलियों के खिलाफ जो है बड़ी सफलता मिल रही है। इस बार जवान जब इन इलाकों में गए थे तो वहां 3 बार नक्सलियों से सामना हुआ जवानों का। ये नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 का इलाका है, जो कि नक्सलियों का सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर दल है। यहाँ 3 बार सामना हुआ नक्सलियों से, लेकिन तीनों बार नक्सलियों को पीछे हटना पड़ा और नक्सली पहाड़ियों की आड़ लेकर भाग गए। लेकिन जवानों को बड़ी मात्रा में नक्सल सामग्री मिली है और इससे एक बात साफ होती है कि नक्सलियों के सबसे सुरक्षित इलाके जो थे, वहां तक अब जवानों की पहुंच हो गई है। राधा जी, संजय, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सरगुजा की कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ गई हैं। कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिंह के खिलाफ यूथ कांग्रेस के नेता ने शिकायत दर्ज कराई है। तो इस शिकायत में शशि सिंह पर 4.5 लाख रुपए लेने और पैसे वापस नहीं देने का आरोप लगाया गया है।
जून 2021 को उनके द्वारा मांग किया गया हम लोग से कि जयशंकर मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है क्षेत्र में दौरा करने के लिए, आपके पास कुछ पैसा होगा तो मेरे को उधार स्वरूप दे दिए रहिए। मेरे पास पैसा था और मैंने 11 जून 2021 को ही अपने HDFC बैंक ब्रांच सूरजपुर से RTGS के माध्यम से शशि सिंह के खाते में SBI ब्रांच रायपुर के खाते में मैंने 4.5 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। जून 2021 को उनके द्वारा मांग किया गया हम लोग से कि जयशंकर मेरे को एक गाड़ी खरीदना है, 4 व्हीलर खरीदना है क्षेत्र में दौरा करने के लिए, आपके पास कुछ पैसा होगा तो मेरे को उधार स्वरूप दे दिए रहिए। मेरे पास पैसा था और मैंने 11 जून 2021 को ही अपने HDFC बैंक ब्रांच सूरजपुर से RTGS के माध्यम से शशि सिंह के खाते में SBI प्रार्थी जयशंकर प्रसाद गुप्ता जी है, वो थाने आके एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें सुश्री शशि सिंह के द्वारा 4.5 लाख रुपए गाड़ी खरीदने के नाम पे वर्ष 2021 में दी थी, जो अभी तक पैसा वापस नहीं की है के संबंध में एप्लीकेशन मिला है, जिसके जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो बता दें कि शिकायतकर्ता जयशंकर प्रसाद गुप्ता यूथ कांग्रेस प्रेमनगर ब्लॉक के अध्यक्ष रह चुके हैं और सूरजपुर जिले के तारकेश्वर के रहने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गरियाबंद के राजिम से लगे दुधकैया गांव में बीते दिनों शिव मंदिर में हुए तोड़फोड़ के विरोध में हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और हिंदू समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नेशनल हाईवे 130C पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू संगठनों ने चक्का जाम भी कर रखा था और प्रदर्शन करने वालों का आरोप था कि धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले आरोपी घटना के 4 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो घटना में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने 2 घंटे हाईवे जाम रखा। तो प्रशासन और पुलिस के समझाइश के बाद से प्रदर्शन खत्म किया गया। तो प्रशासन ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। तो इधर हिंदू संगठन के नेताओं ने तय 12 मई तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दोबारा प्रदर्शन करने की भी बात कही है। संविधान में एक व्यवस्था बनी है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था होती है तो हम पुलिस प्रशासन से व्यवस्था को ठीक करने की मांग करते हैं। और ग्रामीण लोगों ने यहाँ के और बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जब इस विषय को लेकर के पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस से इस विषय को बताते हैं, जिस प्रकार पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करना था उस प्रकार से नहीं करते हैं, इस वजह से ये स्थिति हमारे राज्य में होती है। तो वहीं दुर्ग लोकसभा चुनाव में बीरनपुर हिंसा का मुद्दा साहू का ये कहना कि ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री के नाते नहीं आए, कोई सहयोग नहीं किए। गृह मंत्री के नाते मेरी जो जिम्मेदारी थी उसका निर्वहन मैंने किया। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को देखा, अपराधियों को पकड़ा, अपराधियों को जेल में डाला गया, उस पर न्यायिक कार्रवाई की गई। जांच CBI जांच, निष्पक्ष जांच हो, सबकी सुनवाई हो, आरोपियों की हो, आवेदकों की हो, अनावेदकों की हो, आम जनता की हो, सबकी सुनवाई हो, निष्पक्ष न्याय आना चाहिए, मूल उद्देश्य ये। तो इसके अलावा राधिका खेड़ा के मुद्दे पर भी पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बयान दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि राधिका खेड़ा के मुद्दे पर मेरी बीजेपी को नसीहत है कि कांग्रेस अपना परिवार संभालने में सक्षम है। बीजेपी अपने अंदर झांके और अपना परिवार संभाले। बीजेपी को अपने पक्ष को देखना चाहिए। कांग्रेस में इतने मजबूत दमदार लोग हैं कि हमारे पक्ष में अगर किसी भी प्रकार की बात होती है, हमारी पार्टी में, हमारे केडर में, हमारे परिवार में, तो उसको सुलझाने में, समझाने में, समझने में हम लोग सक्षम हैं।
अपने परिवार को देखें, अपने पार्टी को देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें। बुरहानपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में आज डायरिया से 5वीं मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक डायरिया और सेप्टिसीमिया के कारण मासूम की जान चली गई। तो बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। तो दरअसल बुरहानपुर शहर के कई इलाकों में डायरिया फैल चुका है। इससे अब तक 4थी मौत हो गई है और अब आज 5वीं मौत हुई है। तो जिले में डायरिया फैलने की असल वजह दूषित पानी बताया जा रहा है। तो ये जो जेएमसी कंपनी है, जो ये अधिकारी है, इन पर एफआईआर दर्ज हो और इनसे उन लोगों को, बेचारे को जिनके घर में दुखद घटनाएं हुई है, उन्हें मुआवजे की व्यवस्थाएं इन्होंने करनी चाहिए। 5 मौतों के जिम्मेदार सबसे पहले जेएमसी और दूसरा नगर निगम और तीसरा भारतीय जनता पार्टी के महापौर। तो बुरहानपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज जिले में डायरिया से 5वीं मौत हुई है और इसकी वजह दूषित पानी बताया जा रहा है। कई दिनों से विस्तार न्यूज आपको ये खबर दिखा रहा है। रोज हम आपको बताते हैं कि आज एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अब आपको बता दूं कि आज ये 5वीं मौत है और जानकारी के मुताबिक डायरिया और सेप्टिसीमिया के कारण मासूम की जान चली गई। तो बच्चे का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उसने अपना दम तोड़ दिया। और ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर डायरिया से पीड़ित
एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि गुलामी के अंशों को समाप्त करेंगे लेकिन विरासत का सम्मान करेंगे, और दूसरी तरफ कांग्रेस क्या कहती है अपने मैनिफेस्टो में, कहती है हम विरासत टैक्स लगाएंगे। विरासत टैक्स का मतलब इन चीजों को तो आप भूल ही जाइए कि आगे कोई राम मंदिर की बात करेगा, कांग्रेस के समय में कृष्ण जन्मभूमि की बात करेगा। वे एक और काम क्या करने जा रहे हैं, आपके पूर्वजों के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, बाप दादों की जो कमाई है, उस कमाई पे भी वे कहेंगे, राहुल गांधी ने कहा है ना, हम सर्वे करवाएंगे, एक्सरे करा देंगे, और एक्सरे करा करके फिर उसमें से आधी संपत्ति ये लोग ले लेंगे और आपको कहेंगे कि भाई ये हमारा विरासत टैक्स है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित किया और कांग्रेस के ऊपर जमकर निशाना साधा। आज मेरी लाडली बहनों को 1250 रुपया हर माह खाते में आ रहा है। ये किसने दिया? ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने दिया। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के पॉकेट में ये पैसा जाता। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पॉकेट को काटकर आपके पॉकेट में पैसे डालने का काम किया है मेरे भाई और बहनों। तो ग्वालियर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अलग अंदाज देखने को मिला है। ग्वालियर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यानी टमटम पर बैठकर सवारी की। इस दौरान सबसे खास बात यह रही कि टमटम को पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चलाया। इंपीरियल रिजॉर्ट में कार्यक्रम स्थल तक सीएम ने टमटम की सवारी की। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि ग्वालियर की ये तस्वीरें हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर यानी टमटम जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक मोंटू सोलंकी भी थाने पहुंचे और मारपीट के विरोध में थाने पर धरना दिया। कंट्रोल रूम में सेव होता मेरा थोड़ी है। पुलिस चाहती है कि आपस में लड़े आदिवासी और मर जाए, लेकिन अब वो गया आदिवासी की जमाना, यहाँ पढ़े लिखे आदिवासी है और हम हमारे युवक को जो मारा है, हमारे समाज के आदिवासी को मारा है, उसको न्याय दिलाएंगे। और यहाँ जो टीआई साहब है, जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसको पूछताछ के लिए लाया जाता है, तो पटेल सरपंच को पहले पैसा एक्ट कानून लागू हुआ, शिवराज सरकार ने लागू किया था, तो पूछना था, इनसे लेके आना था, पूछना था, और बाद में फिर इनको छोड़ छुड़ा के कर दिया और उसको मार्केट भेज दिया घर। फिर फरियादी को लाने की क्या जरूरत थी? तो ज्यादा जानकारी के लिए जफर अशरफी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर, युवक की फिलहाल क्या हालत है और पुलिस ने इस मामले पर क्या सफाई दी है? देखिए, जिस तरीके से ये मामला सामने आया, मारपीट लगभग 4 दिन पहले की घटना है और एफआईआर आज हुई है, क्योंकि आज विधायक के साथ समाजजन ने इस बात का विरोध किया कि जब पूछताछ के लिए लाया गया था तो मारपीट क्यों। इन सारी परेशानियों को लेकर पुलिस पर कई सारे सवाल खड़े हुए। इसके बाद आज 12:30 बजे पुलिस ने एफआईआर की और एफआईआर के बाद जब धरना दे रहे थे ये विधायक और उनके साथ समर्थक, तो उन्होंने जो दूसरा संबंधित पक्ष है उनको सामने ला दिया और तनाव की स्थिति पैदा हो गई। तो पुलिस कहीं ना कहीं इसमें सवालों के कटघरे में है। फिलहाल घायल की स्थिति बेहोश हो गया था और उसे जिला अस्पताल रेफर किया है, उसका उपचार जारी है। लेकिन पुलिस पूरी तरह से उसके बाद में जब धरना हुआ और धरने के बाद आखिर में पुलिस ने लिख के दिया कि इसमें जो भी होगा, एसडीओपी और वहां के मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे और आला अधिकारी ने जब विधायक को ये संतुष्टि दी कि हम इस मामले में टीआई समेत जो भी इस अधिकारी जो इस मामले में शामिल है उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जफर।
हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो गुना जिले के बमौरी विधानसभा की परिधि में सर्वे किया है, तो पहले के मुकाबले अब सर्वे करने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ चुकी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वे का काम तेज गति से होगा। तो वहीं एक दिन पहले अरबी भाषा पढ़ने वाले कुछ सदस्य टीम में शामिल हुए थे। उन्होंने आज दरगाह परिसर में काम किया। इसके अलावा गर्भगृह और पश्चिम दीवार के पास से मिट्टी हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो इसी के साथ भोजशाला के पीछे खेत में भी चयनित स्थान पर खुदाई शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के मतदान का चुनाव प्रचार अब अंतिम दौर में है। ऐसे में नेता और उनका परिवार भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। विदिशा लोकसभा सीट से प्रत्याशी शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान भी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं। रायसेन की सांची विधानसभा के अल्पसंख्यक बाहुल्य गांव सदालतपुर में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कार्तिकेय चौहान ने लोगों से वोट की अपील की और महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। तीसरे चरण के चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। रायसेन में यहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्तिकेय चौहान ने लोगों से वोट की अपील की है और महिलाओं के पैर भी छूकर उनके आशीर्वाद लिए। तो जांजगीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बीजेपी में शामिल हुई जिला पंचायत की अध्यक्ष यनीता चंद्रा। तो पति यशवंत चंद्रा भी बीजेपी में शामिल हुए। जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग भी की है। तो शिकायत में बताया गया है कि बिलाईगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव डहरिया की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बसपा के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए। तो इसके साथ ही उससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सम्माननीय शिव डहरिया जी के सभा में बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ अश्लील नारे का उपयोग किया गया, जो खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन है। वैसे तो कांग्रेस पार्टी का फितरत रहा है, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी अपमानित किया, मान्यवर कांशीराम साहब को भी विदेशी एजेंट कहें, और आज मान्यवर कांशीराम साहब के अनुयायी उनके कार्यकर्ताओं को दलालों की रूप में उनका नारा करके। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बेमेतरा जिले के दौरे पर रहे, जहां बेमेतरा के नवागढ़ विधानसभा मुख्यालय के बस स्टैंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभा को संबोधित किया है, जहां प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा है। सीएम ने कहा कि पिछली सरकार के मुख्यमंत्री पर भी सट्टा के आरोप में एफआईआर है।
पिछली सरकार ने जनता से छलावा किया है और झूठ बोलकर सत्ता हासिल की गई थी, जिसे इस बार विधानसभा चुनाव में जनता ने नकारा है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पक्ष में माहौल है। जहां भाजपा प्रदेश के सभी 11 सीट जीत रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेता भाजपा प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस टूटा हुआ जहाज है, अब उनके नेता भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। और वहीं लोकसभा चुनाव के समय में बीरनपुर में सीबीआई जांच को लेकर विष्णु देसाई ने कहा कि यह स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, चुनाव से इनका कोई वास्ता नहीं है। जांच एजेंसियां हैं, इनका चुनाव से कोई वास्ता नहीं है, अपना काम करते रहते हैं। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन है। इनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। जब हार अब ईवीएम में भी ये लोग ठेकरा फोड़ेंगे हार का। तो दतिया से इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जवानों से भरी बस पलट गई। तो हादसे में 1 दर्जन से अधिक जवान घायल हुए हैं। तो दतिया के मोहना मंदिर के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो बस हादसे में घायल जवानों को अस्पताल भी पहुंचा दिया गया है।